प्रस्तुत वीडियो में ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय इच्छुक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और जिस प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं वो 7 एकांकी नामक जो एकांकी संग्रह है उसमें संकलित औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी के लेखक हैं, इसके रचयिता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पिछले 2-3 वीडियो में हमने इस एकांकी की हम चर्चा कर चुके हैं और जो महत्वपूर्ण वाक्यांश है वो 1 से लेकर 8 तक की हम चर्चा कर चुके हैं, सप्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। अब नवा जो गद्यांश है उसकी चर्चा हम प्रस्तुत वीडियो में यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट, ये विषय वस्तु या ये जो पाठ्य पुस्तक है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है। तो प्रस्तुत वीडियो को कृपया करके BA द्वितीय वर्ष की छात्राएं इसको ध्यान से देखें, सुनें और इसकी समीक्षा करें, विवेचन विश्लेषण करें। इसके उपरांत इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। हमें भी कैद में समझो बेटी, हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। जमीर की जंजीरों ने भी हमारे हाथ पैर बांध लिए हैं। हम अब इस दुनिया को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस सल्तनत को खून से सींच कर हमने इतना बड़ा किया है, उसे अगर अब आंसुओं से भी सींचना चाहें तो हमें एक पूरी जिंदगी चाहिए। वे हमारे पास कहाँ है, गला सूख जाता है। ठहर कर बेटी, पानी पानी गला सूख रहा है। तो ये एकांकी का मार्मिक अंश है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी जो पाठ्य पुस्तक है 7 एकांकी नामक एकांकी संकलन है, उसमें संकलित हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित लिखित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण करता है कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ औरंगजेब अपने गुनाहों को याद कर रहा है कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने अपराध किए हैं, मैंने भोली भाली जनता को कितना प्रताड़ित किया है, उसका वो पश्चाताप कर रहा है। वह पुत्री को सेवाओं के लिए आशीर्वाद देता है। वह कहता है कि कातिब को बुलाकर पुत्रों के लिए पत्र लिखवा दिया जाए। कातिब उनका पुत्र था। उसकी बेटी जीनत कहती है कि उसने अकेले ही सेवा नहीं की, अपितु जहां आरा ने भी सेवा की है। अब वह कुछ समय तक सेवा करती रहना चाहती है और मुझे अपनी दशा के विषय में अपनी बेटी से कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश का हम भावार्थ में
इस बात को देखते हैं। तो वाक्य का तीसरा सोपान है भावार्थ, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वर्णन करता है कि औरंगजेब कदाचित अपने पिता को कैद किए जाने की बात को याद कर रहा है। शाहजहां इनके पिता थे औरंगजेब के, तो उनको क्या है औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, कारागृह में डाल दिया था। उसने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में डाल दिया था। वह आज उन्हीं बातों को याद करता हुआ कह रहा है कि आज हमें भी कैद समझा जाना चाहिए। कोई ईंट पत्थर की बनी हुई दीवारों में कैद होता है, पर मैं अपने गुनाहों की दीवारों में कैद हूँ। उनके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे रहते हैं, जबकि मेरे हाथ पैर जमीर की जंजीरों से बंधे हैं। दीवारों और जंजीरों में कैद व्यक्ति देखने सुनने को तो स्वतंत्र होता है, पर जमीर की जंजीरों में कैद व्यक्ति नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। वो क्या है, लोगों की नजरों से गिर जाता है। गुनाह मेरे सिर पर इतने लदे हैं कि मैं सिर उठा भी नहीं सकता। कहने को तो मैं विशाल साम्राज्य का स्वामी हूं, पर मैं जानता हूं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस साम्राज्य की नींव लोगों की लाशों और खून पर पड़ी है। मैंने जो मुगल साम्राज्य का विशाल जो साम्राज्य खड़ा किया है, वो लोगों की लाशों और खून पर मैंने ये भव्य विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। मैंने साम्राज्य बनाने में इतने पाप और इतने अन्याय किए हैं कि जिंदगी भर आंसू बहाकर भी उनको धोया नहीं जा सकता है। इसके लिए तो एक नई जिंदगी ही अपेक्षित होगी, परंतु वह भी तो संभव नहीं है। शेष जीवन के शेष क्षणों में कितना ही करूं, पर गुनाह इतने हैं कि वे ही भारी बैठेंगे। आज गुनाहों की कैद में जकड़ा हुआ हूँ, जिसमें इतना तड़प रहा हूँ कि कोई कैदी भी न तड़पता होगा। उससे ज़्यादा मैं जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान अर्थात इसका जो कलात्मक सौंदर्य है या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में औरंगजेब घोर पश्चाताप का जीवन जी रहा है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण लेखक ने उक्त गद्यांश में किया है। नंबर 2, बादशाह औरंगजेब अपने गुनाहों का स्वयं भी इकबाल कर रहा है, स्वयं भी कबूल कर रहा है कि मैंने देखो कितने ढेर सारे गुनाह किया है, अपराध किया है। लोगों की लाश और खून को मैंने लोगों को मार करके मैंने ये भव्य या विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। नंबर 3, उक्त गद्यांश में जो संवाद है वो औरंगजेब के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। और नंबर 4, उक्त गद्यांश की या प्रस्तुत गद्यांश की जो भाषा है उसमें प्रवाह है, पात्रानुकूल भाषा है, जिस पर पात्र के अनुसार उर्दू का प्रभाव है। और नंबर 5, भावात्मक और प्रतीकात्मक शैलियों का सुंदर प्रयोग उक्त गद्यांश में हुआ है। और संपूर्ण गद्यांश की भाषा शैली सहस्र सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम और समर्थ है। अगली 10वीं जो व्याख्या है या 10वां जो गद्यांश है, प्रमुख गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। उस बेचैनी के खत्म होने का वक्त भी आ रहा है, खिड़की की ओर संकेत करते हुए। देखो ये तारे ढल रहे हैं, रात भर इन्होंने रोशनी दी और अब वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं।
हम भी गिन रहे हैं, लेकिन हमने उम्र भर अंधेरा ही फैलाया है। उजाले की कोई किरण नहीं रही। हम मौत का ही उजाला दे सके तो अपने को खुशकिस्मत समझेंगे। स्तब्धता एक बार की चौंक कर सुबह हो गई क्या। अब हम इस गद्यांश की या जो मार्मिक अंश है उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्या करेंगे। इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संकलन है। उसमें संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित लिखित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी से उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं। व्याख्या का जो दूसरा सोपान। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण कर रहा है कि मृत्यु शैया पर पड़ा औरंगजेब अंतिम श्वासें गिन रहा है। जीवन में किए पाप और अत्याचारों पर पछतावा या मलाल करते हुए उसने जीनत से जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। तो क्या वर्णन किया गया है, तो इसका हम गद्यांश का भावार्थ जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत से कहता है कि अब उस बेचैनी के खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि आकाश में तारे ढलने लगे हैं। रात भर इस आकाश में चमकने वाले तारों ने रोशनी देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। अब प्रातःकाल होने के कारण इनकी रोशनी क्षीण होने को आ गई है। इसलिए अब अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। इनकी तरह ही हमारे जीवन की रोशनी अब समाप्त होने जा रही है। जिस तरह तारे ढल रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन का भी समय या वक्त गुजर रहा है। मैं भी इन तारों की तरह ही अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ। इसमें और इन तारों में बस इतना अंतर रहा है कि इन्होंने संसार को उजाला दिया और हमने संसार को जीवन भर अंधेरा अर्थात अपने पाप कर्मों और अत्याचारों से पीड़ित किया। इस संसार को किसी भी तरह से सुख और शांति प्रदान नहीं की। मैंने हर समय क्या है, बुरे कृत्य किए हैं। हम अपने पाप कर्मों और अत्याचारों से ये संसार को जीवन भर सताते रहे। अब हम अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में यदि संसार को अपनी मौत का ही उजाला प्रदान कर सके, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे, क्योंकि मेरे चले जाने के बाद ही इनके मन में मेरे अन्यायों और अत्याचारों का जो खौफ समाया हुआ है, उससे हमारे साम्राज्यवादियों की या हमारे साम्राज्यवासियों को मुक्ति मिल सकेगी। इसी विचार मगनता के बीच वह खिड़की की ओर झांक कर चौंक कर यह कह उठता है कि सुबह हो गई है क्या। तो ये इस गद्यांश का या प्रस्तुत गद्यावतरण का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका जो चौथा सोपान है व्याख्या का, इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वर्णन किया है कि जीवन की अंतिम घड़ियों में औरंगजेब की मानसिक वेदना में समाया पछतावा का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। और उक्त गद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण, पात्रानुकूल, अरबी फारसी की शब्दावली से युक्त और शैली इसकी भावात्मक है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम 11वां जो प्रमुख गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं।
जीनत जिंदगी भर हमने अपने ही मकान में आग लगाई है, मरते वक्त अपनी बेटी को भी मौत का जाम चखने देते। क्या हम हकीम को दवा चखने का हुक्म नहीं दे सकते थे? लेकिन अब दवा पर हमारा भरोसा नहीं है जीनत, दुआ पर भरोसा है। हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि दवा से बढ़कर दुआ होती है। तो अब हम इसका पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 100% व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 का संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांक की संकलन में संकलित डॉक्टर राम कुमार द्वारा लिखित विरचित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक औरंगजेब हकीम के द्वारा लाई गई दवा को फिकवा देता है कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसकी पुत्री उस दवा को चखने की बात उससे कहती है, तब औरंगजेब कहता है, क्या कहता है? तो व्याख्या का 3रा सोपान भावार्थ में इसको हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है या औरंगजेब द्वारा कहलवाता है कि मेरी पुत्री जीनत, हम अपने जीवन भर दूसरों के ही घर उजाड़ते रहे, दूसरों का आशियाना है उसको हम उजाड़ते रहे, क्योंकि जब से हम हुकूमत के ओहदे पर बैठे हैं, जब तक मैं क्या है मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा हूँ, हमने अपने अन्याय और अत्याचारों से सभी को एक तरह से त्रस्त ही किया है और अन्याय अत्याचारों के सहारे ही निर्दयता पूर्वक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की है, विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैंने अपने हेम और शक्ति के बल पर अपने परिवारजनों को भी नहीं बख्शा, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। तो ये विधर्मी जनता हमारे लिए किस खेत की मूली थी। अब मैं अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ, अंत समय आ गया है मेरा। आओ मन के उजाले में अपनी बेटी को मौत का प्याला कैसे चखने देता। उसके प्याले में जहर हो सकता था, हम दवा देने वाले हकीमों को भी दवा चखने का आदेश दे सकते थे, लेकिन हमने उसे यह आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब दवा पर से हमारा विश्वास हट गया है। दवा हमें ठीक नहीं कर सकती, इसलिए हमने हकीम के द्वारा दी गई दवा फेंक दी है, फेंकवा दी है। अब हमें दवा की नहीं दुआ की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जीवन की इन अंतिम घड़ियों में दुआ ही हमें लाभ पहुंचा सकती है। अतः बेटी जीनत, अब तुम हमारे लिए केवल दुआ ही करो, क्योंकि दवा से बढ़कर दुआ होती है और अंत समय यही काम आती है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का 4था सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब को दवा से अधिक दुआ पर ही विश्वास है, उसका बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्मिक चित्रण उक्त गद्यांश में किया गया है। और प्रस्तुत अवतरण की भाषा अरबी फारसी के शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली और शैली भावात्मक है। और प्रस्तुत गद्यावतरण की भाषा शैली से सरल सुबोध और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस एकांकी का जो अंतिम मार्मिक अंश या प्रमुख गद्यांश है, 12वां जो गद्यांश है, उसकी हम 100% व्याख्याएं करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। जीनत मेरी बेटी, जिंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा।
इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की जेवाइज की ज़रूरत नहीं। इस बदनसीब को ज़मीन में यूं ही दफन कर देना। इस मुस्ते खाक को पहली मंजिल पर सुपुर्द खाक कर दिया जाए। हमें खुशी होगी अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मखमल की चादर बिछी होगी। कुछ देर ठहर कर आ जहानी हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात से उद्धृत है और ये अंतिम प्रमुख गद्यांश है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक अहमदनगर के किले में अपने जीवन की अंतिम श्वासों को गिनने वाले औरंगजेब ने अपने पुत्रों को पत्र लिखवाया। इसके बाद वह अंतिम संस्कार के विषय में जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, इसका हम भावार्थ देखते हैं, सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक औरंगजेब की जो आखिरी समय की जो स्थिति है उसका चित्रण अपनी बेटी के सामने प्रस्तुत करता है। बेटी जीनत, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो। मेरा जीवन उस दीपक के समान है जिसमें अब तेल नहीं रहा है और तेल घटा बाती भुजी। तो ये सांसों का थमना ही जीवन का अंतिम क्षण होता है। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार बिना तेल का दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन शीघ्र समाप्त होने वाला है। मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ। जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहा हूँ कि कब मुझे मौत आए और मैं मौत के गले में समा जाऊँ। मेरे मरने में अब विलंब नहीं है, देर नहीं है, कुछ ही समय की जिंदगी है। इसीलिए तो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ पुतला है। मुझे कफन और ताबूत की सजावट श्रृंगार की अब आवश्यकता, अब जरूरत नहीं। मेरी लाश को न कफन उड़ाना और न उसे ताबूत में बंद करना। मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, मैं एक दुर्भाग्यशाली हूँ। मुझे इस तरह अर्थात कफन और ताबूत के बिना धरती में गाड़ देना, दफन कर देना। मेरा शरीर एक मुट्ठी धूल है। इस शरीर को पहली मंजिल पर ही मिट्टी में मिला दिया जाए, अर्थात मेरी लाश अधिक गहरी न गाड़ी जाए। मेरी कब्र पर हरी मखमल के समान घास उगी होगी तो उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तात्पर्य यह है कि मेरी कब्र ईंटों या पत्थरों की न बनाकर कच्ची मिट्टी की ही बनाई जावे, जिस पर हरी घास उगाई जा सके। मैं समझ लूँगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो ये उक्त गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यावतरण में इस्लाम धर्म के अनुसार मुर्दा कफन में लपेटकर दफनाया जाता है। मुर्दे को, लाश को कफन में लपेटकर दफनाया जाता है। औरंगजेब इच्छा करता है कि उसे बिना कफन में लपेटे हुए दफनाया जाए। इससे उसके मन में अपने प्रति घृणा की भावना झलकती है।
क्योंकि औरंगजेब ने जिंदगी भर गुनाह और अपराध, अन्याय, अत्याचार किया है, तो उसका तो उसे प्रतिफल मिलना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है, जिनमें कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्द प्रयुक्त है। शैली भावात्मक है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है तथा कवि के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो ये हमने 7 एकांकी नामक जो पाठ्य पुस्तक है या एकांकी संग्रह है, उसमें संकलित डॉक्टर राम कुमार द्वारा विरचित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात के जो संपूर्ण प्रमुख गद्यांश है, मार्मिक अंश है, उनकी हमने 6% व्याख्याएँ कर ली है। तो कृपया करके छात्राएँ इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें, सुनें, इनका विवेचन विश्लेषण करें। इनमें बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री मैंने प्रस्तुत की है, तो गौर से इनको देखना चाहिए। तभी जाकर के इस एकांकी का जो वास्तविक मर्म है, वास्तविक उद्देश्य है, इसका भावार्थ है, वो समझ में आएगा। अब जो अगली एकांकी है वो है ऊसर। ऊसर एकांकी के एकांकीकार है भुवनेश्वर प्रसाद। तो भुवनेश्वर का जो जीवन परिचय है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है, भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म 1910 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ। इनकी शिक्षा भी यहीं हुई। पश्चिम के आधुनिक साहित्य का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया। वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसका काफ़ी अध्ययन किया था इन्होंने, अच्छी स्टडी की थी। इब्सन, सार, D.H. लॉरेंस तथा फ्रायड के प्रति वे विशेष अनुरक्त प्रतीत होते हैं। जिंदगी को उन्होंने कड़वाहट, तीखेपन, विकृति और विद्रूपता में ही देखा था। संभवतः इसी कारण उनमें समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश, उग्र विद्रोह का भाव प्रकट हुआ है। जीवन की इस कटु अनुभूति ने ही उन्हें फक्कड़, निर्द्वंद और संयमहीन बना दिया था। भुवनेश्वर ने हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी की परंपरा चलाई। उनकी प्रथम रचना श्यामा एक वैवाहिक विडंबना हंस के दिसंबर 1933 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई। इसके बाद अन्य एकांकी रचनाएं शैतान, एक साम्यहीन साम्यवादी, पृथ्वी का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी को संग्रहित करके उन्होंने सन 1936 में कारवां संज्ञा देकर प्रकाशित किया। इन सभी एकांकियों पर पश्चिम की एकांकी शैली की छाप है। विषय वस्तु और समस्या के विश्लेषण में पश्चिम के बुद्धिवादी नाटककारों इब्सन और साका का प्रभाव है। परिशिष्ट में लेखक ने अपने नवीन जीवन दर्शन को उपस्थित करने वाले जो सूत्र वाक्य दिए हैं वे साके व्यंग और फ्रायड की यौन प्रधान विचारधारा का स्मरण दिलाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के और भी एकांकी प्रकाशित होते रहे, जैसे मृत्यु, हम अकेले नहीं हैं, 8:15 बजे, स्ट्राइक और ऊसर। इन रचनाओं में उनकी दृष्टि का विस्तार देखने को मिलता है। यौन समस्या तथा प्रेम के त्रिकोण से ऊपर उठकर वे समाज के दुख दर्द को भी देखने लगे। फोटोग्राफर के सामने 1945 ईस्वी, तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में मनुष्य की बढ़ती हुई अर्थलोलुपता का उद्घाटन है। बहुत अच्छा चित्रण किया है।
सन 1948 ईस्वी में उन्होंने इतिहास की कैंचुल एकांकी लिखा। इसके अनंतर उनके कई ऐतिहासिक एकांकी प्रकाशित हुए। आज़ादी की नींव 1949, जेरूसलम 1949, सिकंदर 1949 ईस्वी, अकबर 1950 तथा चंगेज खां 1950 ईस्वी जैसी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर भी उभरा है। अंतिम कृति सिखों की गाड़ी 1950 ईस्वी है। भुवनेश्वर की एकांकी रचनाएं बड़ी सशक्त हैं। उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण, मर्मस्पर्शी और कभी कभी चुप्ती शैली में लिखित रंग निर्देश हैं। इन रंग संकेतों द्वारा उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूप योजना, उनकी चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन के साथ ही अपने मूल मंतव्य नाटकीय प्रभाव को भी स्पष्ट कर दिया है। संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ वह तीव्र होता जाता है। चरम सीमा पर पहुंचते ही यवन का पतन होता है। चरित्र चित्रण में उन्होंने एक दो बातों से ही अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। आज के अभिजात वर्ग की दुर्बलताओं, विकृतियों, क्रूरताओं को उन्होंने कुरेद कर नग्न कर दिया है। आदर्श के घटाटोप के नीचे कितना कलुष है, कितनी जिंदगी है, उनकी रचनाएं इसे प्रकट कर देती है, बखूबी उद्घाटित कर देती है। उन्होंने समस्याओं को उभार भर दिया है। उत्तर उन्हें सोचना है जो स्वयं रोगग्रस्त है। तो ये संक्षिप्त में हमने भुवनेश्वर प्रसाद का जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है उसको स्पष्ट किया है। अगले वीडियो में हम ऊसर कहानी का सारांश और इसके प्रमुख जो मार्मिक गद्यांश हैं उनकी 6 प्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।